देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज से ना एक मामले में बहुत पीछे रह गई, बहुत ही बुरी तरीके से पीछे रह गई। क्या बात कर रहे हैं? वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में। Pakistan Army engages in business activities under these four names: Army Welfare Trust, Military Foundation, Shaheen Foundation, and Baria Foundation. All these businesses are carried out under the ambit of the Ministry of Defence. According to official documents presented in the Parliament, the Pakistani Army runs a business of over rupees 1.5 lakh crore rupees. Valuation of all Pakistan military businesses is over $100 billion US. पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। A recent investigative report by the website Fact Focus on Pakistan revealed Pakistani Army General Kumar Javed Bajwa and families suspect financial and tax information. पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स जब रिटायर होते हैं तो लंदन, दुबई ऐसी जगहों पर बंगले खरीदते हैं, सैकड़ों एकड़ की जमीन के मालिक बन जाते हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी खड़ी हो जाती है। और हमारे यहाँ कुछ समय पहले ना डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो हमारे भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर लेकर जाते हैं। ये खास कैसे हो सकता है? तो बड़ा आम सा घर है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर है। ये देखिए, ये एक नेम प्लेट जिसकी लगी है, यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत। लेकिन वो थे कौन? जनरल रावत थे जनरल बिपिन रावत के पिताजी। और ये जो घर है ना जिसके आगे उनके पिताजी का नाम लिखा है, एक्चुअली जनरल बिपिन रावत का। आप देखेंगे बड़ा सादा सा घर है और जनरल बिपिन रावत ये चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आके सेटल हो जाएं। हमारे देश का सबसे बड़ा आर्मी ऑफिसर जिसके एक इशारे पर 3-3 सेनाएं चलती थी, वो एक बिल्कुल आम सा 3 BHK का फ्लैट बिना किसी ठाट बाट के, जहां रिटायरमेंट के बाद वो एक आम मिडिल क्लास इंसान की तरह रहने वाला है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे इंडियन आर्मी के जनरल से लेकर आम ऑफिसर्स सबकी ऐसी ही कहानी है। तो पैसा बनाने में, जमीन हड़पने में और तिजोरी भरने में हमारी आर्मी सच में पाकिस्तान की फौज से बहुत पीछे रह गई है। क्योंकि आप पाकिस्तान को देखिए, ये वो मुल्क है जो 1984 से लेके अब तक करीब 2 दर्जन बार IMF के सामने कटोरा लेके बैठा हुआ था। यहाँ की करीब 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। लोग आटे की लाइन में धक्के खा कर कुचल कर मर जाते हैं। और इस गरीब फटीचर मुल्क की फौज वो दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस एम्पायर में से एक है, वो भी अपनी ही जनता को लाहौरी चूर्ण बेच के। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो आर्मी आजादी से पहले एक ही थी, एक ही ट्रेनिंग, एक ही वर्दी, एक ही जैसे अफसर, तो वो बंटवारे के बाद 2 हिस्सों में ऐसी कैसे बटी कि आज एक तो अपने देश का सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूशन है और दूसरी एक ऐसी पैरासाइट बन चुकी है जो अपने ही मुल्क को अंदर से खा चुकी है। आखिर ये हुआ कैसे? आइए इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि दोनों आर्मीज इतनी अलग कैसे हो गई, हमें पहले उस दौर को जानना पड़ेगा जब ये दोनों एक ही हुआ करती थी। 1947 से पहले एक ही फौज थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसे अंग्रेज अपना राज चलाने के लिए, अपनी जंगें लड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खून हिंदुस्तानी सिपाहियों का बहता था, पर हुक्म ऊपर बैठे अंग्रेजी अफसर चलाते थे। लेकिन फिर भारत के बंटवारे के बाद इस फौज के 2 डिवीजन हुए। करीब 2,60,000 सैनिक जो ज़्यादातर हिंदू और सिख थे वो भारत के हिस्से आए और करीब 1,30,000 सैनिक जो ज़्यादातर मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। और यहाँ पर एक बात है तो शायद आपको नहीं पता होगी, आज़ादी के तुरंत बाद ना भारत की फौज का कोई पहला चीफ भारतीय था और ना ही पाकिस्तान की फौज का। दोनों के पहले मुखिया अंग्रेज हुआ करते थे। भारत को अपना पहला इंडियन कमांडर इन चीफ 1949 में मिला, फील्ड मार्शल करियप्पा, और पाकिस्तान को यही 1951 में मिला, जनरल अयूब के रूप में। अब देखिए, अगर आप फील्ड मार्शल करियप्पा की बात करो तो उनका साफ उसूल था, वर्दी वाले आदमी का काम बॉर्डर की रखवाली करना है, अपने ही देश की कुर्सी की तरफ देखना नहीं है। फिर क्या, इन्होंने और इनके बाद आए जनरल थिमैया जैसे अफसरों ने शुरू से ही एक मिसाल कायम कर दी कि फौज अपनी ही सरकार की कुर्सी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। एंड सी, ये कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही किसी ने इन पर जबरदस्ती की थी, ये इनका कैरेक्टर था और इनके नीचे की मजबूत बुनियाद थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1962 की वॉर। 1962 में भारत और चीन की एक बहुत बुरी जंग हुई थी जिसमें भारत हार गया था और इससे सरकार कमजोर और बदनाम हो गई थी। फौज के पास गुस्सा भी था और ताकत भी, क्योंकि ये वॉर इंडिया अपनी आर्मी की वजह से नहीं हारी थी,
बल्कि अपनी गवर्नमेंट के गलत फैसलों के कारण हारी थी। अब यहाँ पे किसी भी महत्वाकांक्षी आर्मी के लिए ना सरकार पलटने का इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता था। पर हमारी आर्मी ने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। वो अपनी जगह पर अपनी जनता के चुने हुए नेताओं के साथ टिकी रही, उल्टा इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। अब इसके ना बिल्कुल उलट पाकिस्तान की बुनियाद देखिए। यहाँ ये राजनीतिक ढांचा पहले दिन से हिला हुआ है। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही इनके सबसे बड़े नेता जिन्ना अल्लाह को प्यारे हो बैठे। फिर 1951 में पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। कोई टिकाऊ संविधान नहीं था और सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिरती रही, बनती रही, गिरती रही, बनती रही। जब ऊपर का ढांचा इतना खोखला हो तो वहां सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन अपने आप आगे बढ़ जाता है और पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूशन वहां की फौज थी। बस यहीं से फौज ने कुर्सी की रखवाली करना छोड़कर खुद उस कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया। फिर क्या, पावर का ये जो चस्का था ये पाकिस्तानी आर्मी को बहुत गंदा लग गया। आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद 1951 में मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में पाकिस्तान का पहला तख्ता पलट करने की साजिश रची गई, जिसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। यानी जो मुल्क अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था उसकी फौज उसी को पलटने का सपना देखने लगी थी। और इस किस्से का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए भाई साहब। उस 1951 की साजिश को नाकाम करने में जिस अफसर का सबसे बड़ा हाथ था ना, वो था आयूब खान। और फिर वही आयूब खान 7 साल के बाद 1958 में पाकिस्तान का पहला कामयाब तख्ता पलट कर देता है। यानी जिसने एक बार आग बुझाई थी उसी ने आगे चलकर सबसे बड़ी आग लगा दी। फिर आयूब ने अगले ही साल खुद को फील्ड मार्शल भी बना लिया, किसी जंग के लिए नहीं, बस खुद से खुद को। इसके बाद ना पाकिस्तान फौज की ये पक्की आदत सी बन चुकी थी। आयूब के बाद आया याया खान और फिर आया जियाउल हक। उसने तो प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी पर ही लटका दिया। और फिर 1999 में जनरल मुशर्रफ। और इसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सीधे फौज के राज में गुजार दी। और जहां आर्मी सीधे हुकूमत करती भी नहीं थी वहां भी असली रिमोट कंट्रोल आर्मी के ही हाथ में रहता था। अब ना एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। पाकिस्तान के पिछले 5 के 5 प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी जाने के बाद या तो जेल में गए या फिर उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए या फिर वो विदेश भाग गए। चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या फिर आज के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो खुद भी कई बार जेल जा चुके हैं। इन सबको कुर्सी पर बिठाती भी फौज है, उतारती भी फौज है। तो फर्क साफ है। हमारी आर्मी ने खुद को अपने देश का सर्वेंट माना, पाकिस्तान की फौज ने खुद को देश का मालिक माना। और जिस दिन पाकिस्तान की फौज पूरे मुल्क की मालिक बनी उसी दिन उसके सामने एक खुली तिजोरी आ गई, पूरा देश। और मालिक का काम होता है कमाना, सर्वेंट का काम होता है बचाना। बस यहीं से शुरू हुई वो लूट जिसने इस फौज के जनरल्स को दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन के रूप में खड़ा कर दिया। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी एक ऐसी फौज है जो जंग के मैदान में हर बार हारती रही है पर पैसे के मैदान में हर बार जीतती रही है। और ये मैं कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद रिकॉर्ड उठाकर देख लो। 1947 में कश्मीर हड़पने की कोशिश की गई, नाकाम रहे। 1965 में भारत पे हमला किया, मुंह की खाई। 1971 में तो भाई साहब हद ही हो गई, अपना आधा मुल्क यानी बांग्लादेश गंवा कर बैठ गए। और इनके करीब 93,000 सैनिकों ने पैंट उतार के भारत के सामने हाथ खड़े कर दिए थे। 1999 में तो कारगिल में आ रहे और अपने ही मरे हुए सैनिकों की लाशें लेने से मना कर दिया। और अभी 2025 में जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने इनकी पोल खोल दी तो इन्होंने अपने जनरलों से हिसाब मांगने की बजाय ना अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधा फील्ड मार्शल ही बना दिया। तो बैटलफील्ड में तो ये पूरी तरीके से फिसड्डी रहते हैं, पर असली खेल इन्होंने ना मैदान के बाहर खेला है। और इस खेल को ना पाकिस्तान की एक मशहूर लेखिका आयशा सिद्दीकी उसने अपनी किताब में लिखा और इसने नाम दिया इसको मिलबस। अब भाई साहब, मिलबस क्या होता है इसे ना आसान भाषा में समझाता हूँ। तो समझो, ये फौज का वो बिजनेस है जो कमाई है, जो अफसरों की पर्सनल जेब भरती है। और ना तो ये किसी सरकारी रिकॉर्ड में होती है और ना ही देश के डिफेंस बजट में दिखती है। यानी एक छुपा हुआ एम्पायर। सिद्दीकी के मोटे मोटे अंदाजे के मुताबिक ये छुपी हुई दौलत कम से कम $20 बिलियन यानी 20 अरब डॉलर की है। अब आप ये कहोगे कि भाई ये कमाई आती कहाँ से है, तो देखो, इसका ना सबसे बड़ा सोर्स है फौजी फाउंडेशन, जो आज पाकिस्तान का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है। करीब $5.9 अरब का। अकेले 2024 में इसने करीब 767 अरब रुपए कमाए थे और हर साल ये और मोटी होती जा रही है।
इसके साथ साथ आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फिर नेवी की बहारिया फाउंडेशन है, फिर एयरफोर्स की शाहीन फाउंडेशन है। अब जरा आप ये देखिए कि ये फौज या इनकी फौज फाउंडेशन करती क्या क्या है। ये सीमेंट बनाती है, खाद बनाती है, बैंक चलाती है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी बेचती है, पेट्रोल पंप चलाती है, अस्पताल चलाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी भी चलाती है और जमीन का धंधा यानी प्रॉपर्टी डीलिंग वो भी करती है। करीब 100 तरह के बिजनेस हैं इनके। अब ना आप इसको ऐसे समझिए, एक आम पाकिस्तानी सुबह उठकर जो नाश्ता करता है, जिस बैंक में पैसा रखता है, जिस घर में रहता है, अक्सर वो सब फौज की किसी ना किसी कंपनी से ही आता है। यानी पैदा होने से लेकर मरने तक वो फौज की जेब को भरता ही रहता है। तो यहाँ पर मतलब साफ है, भाई साहब टैंक चले ना चले लेकिन सीमेंट के ट्रक जरूर चलते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारे ही धंधे ना वेलफेयर और चैरिटी के नाम पर रजिस्टर हैं। इसका फायदा पता है क्या होता है? इनमें से एक को भी 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे गंदा हिस्सा पता है क्या है? जमीन की लूट। और इसका सबसे बड़ा हथियार है DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। 1985 से 2005, 1985 टू 2005 के बीच करीब 5 लाख एकड़ कीमती जमीन फौजी अफसरों को कौड़ियों के भाव बांट दी गई। ये जो DHA है ना, ये पाकिस्तान की जमीन पर ऐसा कब्जा करता है कि जैसा भारत में वक्फ बोर्ड भी नहीं कर पाता। खुद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ये कहना पड़ा कि DHA कराची तो समुद्र में इतना अंदर तक घुस गया है कि इनका बस चले तो समुद्र पर भी अपना झंडा लगा दे। और फिर बहावलपुर जैसी जगहों पर तो ना लोगों को मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जमीन को फौज को सस्ते दाम में थमा दे। और अब 2024 में भाई साहब 48 लाख एकड़ सरकारी जमीन फौजी कंपनियों को खेती के लिए यूं ही दे दी गई। अकेले पंजाब में 45,000 एकड़ जमीन ऐसे ही दे दी गई। और ये तो मैंने आपको ओवरऑल आर्मी का बताया है। इनके जनरल्स का हाल देख लोगे ना तो होश ही उड़ जाएगा भाई साहब। आप जनरल राहिल शरीफ की बात करो, इन भाई साहब की रिटायरमेंट हुई, इन्हें तोहफे में 90 एकड़ जमीन मिली। 90 एकड़, जिसकी कीमत पता है कितनी थी? अरबों रुपयों की, अरबों की। और जब इन भाई साहब के ऊपर सवाल उठा तो जवाब पता है क्या मिला? कि इसमें कोई नई बात थोड़ी है, हर आर्मी चीफ को रिटायरमेंट पे इसी तरीके से जमीनें मिलती आई हैं, मुझे भी मिल गई। यानी लूट इतनी आम हो चुकी है कि अब उसे कानूनी मान लिया गया है, नॉर्मल मान लिया गया है। सेम ऐसे ही आप जनरल बाजवा की बात कर लो। खुद पाकिस्तान के पत्रकार अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस रिपोर्ट है जो टैक्स रिकॉर्ड पर आधारित है। इसके मुताबिक बाजवा के परिवार की संपत्ति 2016 में जब वो आर्मी चीफ बना था तब ना लगभग 0 थी और सिर्फ 6 साल में ये बढ़कर 12.7 अरब रुपए हो गई, 12.7 अरब रुपीस। उनकी पत्नी की संपत्ति 2016 में 0 हुआ करती थी, 0, और 6 साल के बाद 2.2 अरब रुपए हो चुकी थी। इनफैक्ट उनकी बहू शादी के सिर्फ 9 दिन पहले रातों रात बिलियनर बन गई। अब पाकिस्तान की अथॉरिटी को जब ये पता चला, ये फैक्ट सामने आए, तो पता है पाकिस्तान की अथॉरिटी ने क्या किया? जिन जनरल्स ने पैसा बनाया था उनकी जांच नहीं की, लेकिन जिन टैक्स अफसरों ने जानकारी बाहर निकाली उन्हें सस्पेंड कर दिया और उस वेबसाइट तक को ब्लॉक कर दिया गया जो ये सच छाप रही थी। ये ना अकेले बाजवा की कहानी नहीं है, जनरल मुशर्रफ की बात कर लो। जनरल मुशर्रफ को रिटायरमेंट पे ना करीब 2 करोड़ रुपए मिले थे, पर कुछ ही महीनों के बाद भाई साहब ने लंदन और दुबई में करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। फिर बाद में जांच हुई, जांच में उनसे जुड़ी हुई 29 प्रॉपर्टीज और निकल आई। फिर फॉर्मर चीफ कयानी, उनके भाइयों के ऊपर तो DHA के अरबों के घोटाले की जांच चली थी और कयानी खुद रिटायरमेंट के बाद आराम से विदेश में रह रहे थे। और मौजूदा चीफ हैं आसिम मुनीर। इनके बारे में तो दावा यह कर दिया गया है कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ना करोड़ों का विला खरीद चुके हैं भाई साहब। जब भारत से तनातनी चली थी ना तो उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को विदेश में भेज दिया था, विदेश में। और इन जनरल्स के लिए रिटायरमेंट कोई अंत नहीं है बल्कि एक नया प्रमोशन है। एक रिसर्च के मुताबिक ना रिटायर होने वाले हर 4 बड़े जनरल्स में से करीब 1 उनको सीधे फौजी कंपनी में बड़ा पद दे दिया जाता है। यानी वर्दी उतरी और सीधे किसी कंपनी के चेयरमैन लग गए। और यहाँ पर मजेदार बात ये देखिए कि जब 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी पर गुस्साई भीड़ ने लाहौर के एक जनरल के घर में आग लगा दी थी, तब उस जनरल के घर से पालतू मोर निकले, विदेशी स्ट्रॉबेरीज निकली और भी पता नहीं क्या क्या निकला। अब जरा आप सोचिए, एक तरफ आम पाकिस्तानी आटे की लाइन में खड़ा होता है और दूसरी तरफ जनरल के घर में मोर नाच रहे होते हैं।
फ्रिज विदेशी फलों से भरा पड़ा होता है। अब इस पैरासाइट आर्मी ने ना अपने मुल्क के मैदानों को चूस लेने के बाद अपनी गंदी नजर पहाड़ों पर गड़ा दी है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान पर, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से नाजायज कब्जा कर रखा है। 2025 में पाकिस्तान एक नया कानून लेकर आता है जिसका मकसद वहां के सोने, यूरेनियम और बाकी कीमती खनिजों को वहां के लोगों की मर्जी के बिना निकालना होता है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान से संसाधन बेचकर मुल्क का कर्जा चुका दिया जाए। फौज, उनके करीबी ठेकेदार और चीन की कंपनियों, इन सबको मिलाकर वहां 2000 से ज्यादा माइनिंग के लाइसेंसेस बांट दिए गए हैं। लोगों की पुश्तैनी जमीनें जबरदस्ती छीन ली जा रही हैं और कई गांवों को तो सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर जमींदोज कर दिया गया है। अप्रैल 2025 में वहां के शिगार इलाके में हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। यही नारा लगा रहे थे कि ये पहाड़, ये नदियां और ये खनिज हमारे हैं, किसी फौज की जागीर नहीं है। और इन लोगों को बदले में पता है क्या मिला? 200 से ज्यादा लोगों पर वारंट, घंटों की बिजली कटौती, और जब यहाँ के अपने मंत्री लोगों के हक में बोले ना तो फौज ने उन्हें भी पीट डाला। यानी जिस इलाके का सोना ये बेच रहे हैं उसी इलाके के लोग अंधेरे में और भूखे मर रहे हैं। तो जी ये है पाकिस्तान की फौज, एक ऐसी फौज जो दुश्मन से नहीं अपनी ही जनता से जंग जीतती है। अब चलिए बॉर्डर के ना इस पार आते हैं और देखते हैं कि हमारी भारत की आर्मी इसका ठीक उल्टा कैसे करती है। देखिए, हमारी आर्मी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसने लड़ाई तो जीत दी पर इस जीत को कभी अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। पर इतनी बड़ी बड़ी जीतों के बाद ये जनरल्स जाते कहाँ हैं? एक पेंशन और एक छोटे से घर में। पर ये समझिए कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सिर्फ कहना काफी नहीं है, इसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है। हमारी आर्मी का एक एक रुपया एक आजाद संस्था जांचती है जिसका नाम है CAG। आसान भाषा में देश का सबसे बड़ा हिसाब किताब रखने वाला इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी मंत्री या जनरल के दबाव में नहीं आता, जो हर सरकारी पैसे का हिसाब किताब सरेआम मांगता है। भारत में ना कोई फौजी फाउंडेशन जैसा फौजी बिजनेस एम्पायर है ही नहीं। हमारी आर्मी ना तो बैंक चलाती है, ना सीमेंट बेचती है और ना ही जमीन का धंधा करती है। आर्मी चीफ की तनख्वाह तय है करीब 2.5 लाख रुपए महीना और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी तय है करीब 1.25 लाख रुपए महीना। यहाँ तक कि कोई फौजी अफसर अगर रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना भी चाहे ना तो उसे पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और हर अफसर को अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब देना पड़ता है। मतलब साफ है कि हमारे यहाँ के जनरल ना चाहकर भी पाकिस्तान जैसा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम इसी तरीके से डिजाइन है। पर असली बात सिस्टम की है ही नहीं, असली बात है इन ऑफिसर्स के कैरेक्टर की। और अब मैं आपको कुछ ऐसी मिसालें देता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले फील्ड मार्शल करियप्पा की बात कर लो। 1965 की जंग में इनका अपना खुद का बेटा जो एयरफोर्स का पायलट था वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे जो कभी खुद करियप्पा के नीचे काम कर चुके थे। उन्होंने इनके बेटे को छोड़ने की पेशकश की और पता है फील्ड मार्शल करियप्पा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं अपने खुद के बेटे के लिए कोई ऐसी रियायत नहीं मांगूंगा जो मेरी फौज के हर एक सिपाही को ना मिल सके, वो सब मेरे बेटे हैं। जरा अब इस बात को आप पाकिस्तान के उस जनरल के साथ रखकर देखिए जो अपनी बहू की शादी से पहले प्लॉट बांट रहा था। ऐसे ही आप फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बात कर लो। ये 1971 वॉर के ना हीरो थे। इन्होंने इतनी बड़ी जंग जिताई और इतनी बड़ी जंग जीतने वाला ये इंसान कुन्नूर के एक नॉर्मल से घर में रहता था जिसकी जमीन इनकी पत्नी ने सिर्फ 18,500 रुपए में खरीदी थी। वो खुद बाजार जाकर सब्जी खरीदते थे और कई बार तो ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए खुद सड़क पर खड़े हो जाते थे। और इनके एटीट्यूड और कैरेक्टर की सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि सरकारी देरी की वजह से ना इनकी फील्ड मार्शल वाली जो पगार थी वो करीब 1.25 करोड़ रुपए बहुत सारे सालों तक अटकी रही। और जब आखिरकार वो रकम इन्हें मिली तो उन्होंने वो पूरा का पूरा पैसा अपने पास रखने की बजाय ना फौज की विधवाओं के वेलफेयर फंड में दान कर दिया। ये सिर्फ पैसे की ईमानदारी नहीं थी, सोच की ईमानदारी थी। फिर आप जनरल थिमैया को ले लीजिए जिन्होंने अपने उसूलों के लिए तत्कालीन सरकार से टकराकर अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था क्योंकि वो किसी गलत बात के आगे झुकने को तैयार ही नहीं थे। या फिर आप जनरल सुंदर जी को ले लीजिए जिन्होंने अपने ही ऑफिसर्स के नाम पर एक खुली चिट्ठी लिख दी थी और ये चेताया था कि कहीं हमारी फौज के अफसर मतलबी और चापलूस ना बन जाएं। हमेशा ईमानदारी और देश को अपने फायदे से ऊपर रखना, और ये ईमानदारी ना
सिर्फ बड़े जनरल्स तक सीमित नहीं थी। इस ईमानदारी की जड़ें बहुत नीचे तक थी। सियाचिन के हीरो परमवीर चक्र विजेता बाणा सिंह को देखिए, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची जंग के मैदान में वो चोटी जीती जो आज उन्हीं के नाम पर बाना टॉप कहलाती है। रिटायरमेंट के बाद वो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में खेती करते रहे, जहां उन्हें महीनों तक ना सिर्फ 166 रुपए भत्ता मिलता रहा। जब पंजाब की सरकार ने उन्हें 25 लाख रुपए और 25 एकड़ जमीन देने की पेशकश की तो उन्होंने वो भी ठुकरा दी। और पता है किस लिए? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के नागरिक बन के रहना चाहते थे, पंजाब के नहीं। हमारे ये अफसर ना रिटायरमेंट के बाद भी किसी कंपनी के बोर्ड में बैठकर पैसा गिनने नहीं जाते। कोई किताबें लिखकर अगली पीढ़ी को सिखाता है, तो कोई देश की रक्षा नीति को बेहतर बनाता है, तो कोई भारत के मौजूदा आर्मी चीफ की तरह रिटायरमेंट के बाद आदिवासी समुदायों के लिए काम करने का सपना देखता है। जनरल बिपिन रावत भी अपने पहाड़ी गांव के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि वहां से पलायन रुक सके। तो बेसिकली ना यही वजह है कि इस देश के चाहे नेताओं पर सवाल उठता रहा हो या बाकी संस्थाओं पर भी सवाल उठता रहा हो, भारत की सेना को आज भी इस देश का सबसे ईमानदार और सबसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन माना जाता है। यहाँ का जनरल जंग जीतकर भी एक छोटे से घर में ही लौटता है, किसी महल में नहीं। देखिए, अब इन दोनों आर्मीज को ना आमने सामने रखकर देखिए तो एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है। दोनों एक ही जगह से, एक ही ट्रेनिंग से निकले थे, फिर भी आज दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क इसलिए है कि इंडियन आर्मी ने अपने देश की सेवा को करना चुना और पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही देश को खाना चुना। तो भैया मेरी राय तो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो भारत है ना कोई और, उसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसकी अपनी फौज है। यानी वो इंस्टीट्यूशन जो उसकी रक्षा के लिए बना था पर आज उसी मुल्क को अंदर से खोखला कर चुका है। जब तक पाकिस्तान की जनता इन पैरासाइट जनरल से अपना मुल्क वापस नहीं ले लेती तब तक ना तो उसका कर्जा चुकेगा और ना ही उसकी भूख मिटेगी। वैसे पाकिस्तान में अगर ऐसा होता रहे तो ये हमारे लिए यानी भारत के लिए तो फायदे में ही है। और इसके कॉन्ट्रेरी हम भारतीयों को इस बात पर सच में गर्व होना चाहिए कि काला पैसा बनाने की इस गंदी दौड़ में हमारी आर्मी सबसे पीछे है, क्योंकि यही पिछड़ापन असल में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाकर रखती है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे विषय के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखिए। आप ये भी बताइए कि क्या पाकिस्तान की जनता कभी अपनी इस पैरासाइट फौज से आज़ाद हो पाएगी? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के थ्रू। सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो स्क्रीन पे आप दूसरा वीडियो देख रहे हो ना, इसको देखना भी मत भूलिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।